बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 है जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसके कुछ ब्लॉक्स क्वेश्चंस हैं और क्विक क्विज हैं जो बुक के अंदर चैप्टर्स के साथ साथ बीच में मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इन पर बच्चे इतना फोकस नहीं करते, लेकिन बेटा आपकी बुक में जो कुछ भी दिया गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को भी करना होता है। तो मैं आज आपको यही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ आंसर्स हम लिखेंगे, ठीक है जी। कुछ आंसर्स की शक्ल में भी चीजें दी गई होती हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस हम खुद बनाएंगे। तो पेज नंबर आपने बेटा अपनी बुक का जो है वो सामने रखना है। सबसे पहले पेज नंबर 2, उस पर एक इंफॉर्मेशन है स्पाइडर के बारे में, ठीक है जी। सबसे ऊपर तो क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, आपने क्वेश्चन क्या लिखना है, यानी वहां पर आप उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, हाउ डज अ स्पाइडर डिटेक्ट इट्स प्रे। ये आप क्वेश्चन लिख लेंगे खुद। हाउ डज, ये बुक के ऊपर लिख लें तो ज्यादा बेटर है। जहां पर ये आंसर इसका लिखा हुआ है ना, इंफॉर्मेशन, उसके साथ क्वेश्चन लिख लें, बेहतर होता है। हाउ डज अ स्पाइडर डिटेक्ट इट्स प्रे, डिटेक्ट इट्स प्रे। क्वेश्चन ये है कि स्पाइडर अपनी जो शिकार है उसको कैसे डिटेक्ट करता है, उसे कैसे पता चल जाता है। तो भाई उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, स्पाइडर डिटेक्ट्स द प्रे ड्यू टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ वेब। जो वो वेब बनाता है, उस वेब के अंदर जैसे कोई इंसेक्ट वगैरह आता है उसका शिकार, तो उसके ऊपर आते मूव करने लगता है, तो उसमें वाइब्रेशंस पैदा होती हैं उसके वेब में, और वही वाइब्रेशंस उसको इंफॉर्मेशन देती हैं कि भाई प्रे जो है वो आ गया, वो उसे फिर पकड़ता है और खा लेता है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 3 पर टिडबिट्स दिया हुआ है एक, तो उसके लिए भी क्वेश्चन लिख लें। टिडबिट्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका पेज नंबर मैं बता रहा हूँ 3 पर। हाउ मेनी टाइम्स अ ह्यूमन ईयर ड्रम कैन ऑसिलेट। हाउ मेनी टाइम्स, ये क्वेश्चन आपने लिखना है, आंसर इसका वहां मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन हम खुद बना रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ ह्यूमन ईयर ड्रम, ह्यूमन ईयर ड्रम कैन ओसिलेट, ठीक है जी। तो भाई इसका जो आंसर है वो यहां मौजूद है, ये डबल एल लगा लें ओसिलेट में। अच्छा, इसका आंसर ये है कि अ ह्यूमन ईयर ड्रम कैन ओसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 20,000 टाइम ईयर ड्रम जो है हमारा वो ओसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। उसके नीचे एक क्विक क्विज है, जो क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द, ये क्विक क्विज है, ये भी पेज नंबर 3 पर है। जो अभी हम करने जा रहे हैं वो है क्विक क्विज। इसके ऊपर जो हमने किया है वो टिडबिट्स था। ये क्या था, जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने किया है ये टिडबिट्स की शक्ल में था, टिडबिट्स, ठीक है, याद रखिएगा। पेज नंबर 3 पर अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एस एच एम व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। तो आपने बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है, मतलब उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जो है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एसएचएम व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। यानी क्या डिस्प्लेसमेंट होता है जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होती हैं। तो पहले मैं आपको इसका आंसर लिखवा दूं, ठीक है, फिर मैं आपको ये समझाता हूं, ठीक है जी। ये हमने आंसर लिखना है, क्वेश्चन जो है किसका वहां मौजूद है, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल, द काइनेटिक and potential, the kinetic and potential energies are equal of the object, of the object
इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की जगह पर मैं SHM लिख रहा हूं, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। when object is exactly when object is exactly at the midpoint at the midpoint of mean and extreme positions, extreme position। जी, इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि सपोज हमारे पास ये आपने एग्जांपल देखी थी सिंपल पेंडुलम की। ये हमारे पास वो मटेरियल था, ऑब्जेक्ट था, इसको मूव कर रहे थे। ये इसकी क्या है? ये इसकी मेन पोजीशन है। यहां से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द अपनी दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ मूव करता है, बार बार एक्सट्रीम से वापस, मतलब इसी के गिर्द, मीन पोजीशन के गिर्द वो मूव करता है। लेकिन हमने यहाँ पर बताना था कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है। तो भाई हमें ये पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है यहाँ पर मीन पोजीशन पर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है जी। यहां पर ये मैक्सिमम यानी मैक्स, बात की समझ आ गई। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम। मैंने आपको बताया था एक बात कि भाई एनर्जीज जो है वो कभी खत्म नहीं होती। एनर्जीज हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, उसकी शक्ल, उसकी फॉर्म तब्दील होती है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ भी जब पोटेंशियल एनर्जी से बॉडी यहाँ से मूव करता है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है किस में? काइनेटिक एनर्जी में। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो यहां आके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब हमने क्या कहा कि भाई ये जो मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इन दोनों के जो मिड पॉइंट होगा, ये जो इसका पॉइंट है मिड पॉइंट, इस तरफ से ले लें या इस तरफ से ले लें, ये जो मिड पॉइंट है, दरमियान वाला पॉइंट जो है, यहां पर मिड एरिया में, मिड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है जितनी कम हो जाएगी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब इसके आगे जब मूव करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी ये वो एक पॉइंट होता है, या ये वाला, जहां पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाती हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन इसके सेंटर में दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब आप इसको जरा दोबारा से पढ़ेंगे आंसर को तो आपको समझ आ जाएगी। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन SHM व्हेन ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। जब वो यहां पर होता है मिड पॉइंट पर। समझ आ गई बात की? इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारा पेज नंबर 3 पर एक क्विज। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 4 पर। जी, अब हम पेज नंबर 4 की तरफ जाते हैं। उसमें क्या गिवन है? अच्छा जी, पेज नंबर 4 पर आपने क्वेश्चन खुद बनाना है। ये ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, बॉल एंड बाउल सिस्टम के डायग्राम के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है, फिग में दी गई है, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन खुद लिख लेना है। क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। यहाँ पर क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे? How can you explain restoring force in ball and bowl system? How can you explain restoring force restoring restoring force in ball and bowl system? ये क्वेश्चन आपने बना लेना है खुद, क्योंकि इसका आंसर बुक पर मौजूद है। आंसर मैं आपको रीड कर देता हूं। व्हेन अ बॉल इज जेंटली डिस्प्लेड
Displaced from the center of a ball, it starts oscillating about the center due to the force of gravity which acts as a restoring force. मैं जरा डायग्राम से समझा देता हूँ कि हमने ये जो यहाँ पर पड़ा होता है ना, तो हमने उसको उठाकर यहाँ पर लेके गए, तो उसमें जो आपने इस बॉडी को जैसे यहाँ से छोड़ते हैं तो उसके अंदर उसकी जो जितना उसका वेट होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, उसी की वजह से वो मूव करता है। और वही जो उसके अंदर ड्यू टू ग्रेविटी जितनी उसका जितनी फोर्स होती है या जितना उसका वेट होता है, वही उसमें किस शक्ल में स्टोर हो जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स की शक्ल में। ठीक है जी। तो फिर वो इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो जो है मीन पोजीशन के गिर्द जो है वो अपनी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता रहता है और वाइब्रेटरी मोशन में जाता है। ठीक है जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, नीचे उसके एक और बॉक्स नीचे दिया गया है, ये सिंपल पेंडुलम जो है वो शेप बनी होगी मोशन, उसके डायग्राम है फिगर, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो उसका भी हम शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन explain how can you explain restoring force in the motion of simple pendulum। ठीक हो गया। ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला है, लेकिन ये सिंपल पेंडुलम में है। इसका आंसर भी यहां दिया गया है कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ displaced pendulum, the restoring force that causes the pendulum to undergo simple harmonic motion, यानी SHM भी लिख सकते हैं इसकी जगह, is the component of gravitational force mg sin theta tangent to the path of the motion। ये हमने जब सिंपल पेंडुलम वाला आर्टिकल देखा था कि यहां से हमने ये मतलब फिर से रिपीट कर देता हूं, तो दो यहां पर हमने बोला था कि ये जो इसकी मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है, एम जी साइन थीटा की वजह से, एम जी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से ये मूव करता है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाता है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्शन की जरूरत है कि जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें एम जी साइन थीटा होती है, ना कि एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा जो है वो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ यही जो है एम जी साइन थीटा जो है यही रिस्टोरिंग फोर्स की शक्ल में इसमें मौजूद होता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव करता है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम अगले पेज पे जाते हैं। अगले पेज पे पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 5 पर आपका टाइम पीरियड की एक डायग्राम बनी हुई है, उसके नीचे आंसर लिखा हुआ, वो एक कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन आप लिखेंगे डिफाइन टाइम पीरियड, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे, डिफाइन टाइम पीरियड। तो भाई डिफाइन टाइम पीरियड ये क्वेश्चन आप लिख लें, आंसर इसका लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल वन वाइब्रेशन। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके नीचे एक और है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उसके लिए भी एक क्वेश्चन जो है वो लिख लें। नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहीं पर ही बनेगा पेज नंबर 5 पर, कि भाई इस पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस एंड एम्पलीट्यूड। ये बेटा ऑब्जेक्टिव में बड़ी दफा इस तरह से पूछा गया है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ये बाज दफा, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंडेंट of its mass and amplitude, of its mass and एम्पलीट्यूड। इसका आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने बना दिया आपको बस। तो भाई इसका जो आंसर लिखा हुआ है वो है द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस एंड एम्पलीट्यूड। क्यों, कैसे भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो देखें जी, इस सारे फॉर्मूले में अगर हम बात करें, ना हमारा कोई मैथ से कंसर्न है ना एम्पलीट्यूड से कंसर्न है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू जो है, मैथ हो या एम्पलीट्यूड हो, टाइम पीरियड की बात हम जब कर रहे होते हैं तो उसमें ये दोनों वैल्यूज क्या है, उसके लिए डिपेंडेंट नहीं कर रहा होता उनके ऊपर, बल्कि उसके लिए इंडिपेंडेंट है। तो पीरियड ऑफ अ पेंडुलम जो है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैथ एंड एम्पलीट्यूड। उसके बाद है जी चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इसी पेज पर जो है
वो एक क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, उनके आपने आंसर्स देने हैं। जी, पेज नंबर 5 पर ही है जी। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, टेल वेदर और नॉट दीज मोशंस आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनी। सिर्फ आपने ये बताना है कि जो मैं अभी बोलूंगा उनके बारे में सिर्फ आपने बताना है कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। पहली है अप एंड डाउन मोशन ऑफ लीफ इन वाटर पॉन्ड। अप एंड डाउन मूवमेंट, ठीक है जी। ये आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने कार की एग्जांपल आपको बताई थी, वैसे ही लीफ अगर गिरा हुआ है तो अप एंड डाउन मूवमेंट क्या होगी, ये आपकी एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यानी ए वाली जो है इसमें जो पूछा गया है उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि भाई उन्होंने पूछा क्या ये मोशन है या नहीं, तो आप बताएंगे यस, इसके बारे में यस। उसके बाद बी में आ जाएं, मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन। मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन क्या एस एच एम है? नहीं है भाई, इसका आंसर क्या लिख देंगे? नो। उसके बाद थर्ड है मोशन ऑफ अ प्लग्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, बोथ इट्स एंड। मतलब एक रस्सी को, जैसे मैंने आपको समझाया था कि रस्सी को अगर आप बांध देते हैं दोनों तरफ से, एक तरफ से टाइटली पकड़ लेते हैं, तो उसके अंदर जो मोमेंट पैदा होगी वो आपकी वाइब्रेशन की शक्ल में होगी, एस एच एम ही होती है। तो ये वाला भी सी पार्ट का भी आंसर क्या होगा? यस। उसके बाद डी क्या है? नहीं सॉरी, इसमें से कुछ मिस हो गया है। मैं आपको सी, इसमें पता है क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ था आपके पास मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, ये जो सुइयां चल रही होती हैं घड़ी की, तो भाई ये भी वाइब्रेटरी मोशन नहीं है। ये भी आपकी जो है वो वाइब्रेशंस की शक्ल में नहीं है, बल्कि ये रोटेट कर रही होती है। तो यहाँ पर ये जो आपकी मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक है, ये भी क्या होगा? नो। उसके बाद डी पे आ जाए, मोशन ऑफ अ प्लग स्ट्रिंग, ये डी है। मोशन ऑफ प्लग स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ एंड, ये आपका यस होगा, डी वाला। उसके बाद एक ई भी दिया गया है, मूवमेंट ऑफ हनी बी। हनी बी की जो मूवमेंट है वो तो आपको पता है कि वो किस तरह की मूवमेंट होती है, वो तो इरेगुलर होती है, ठीक है जी। वो भी ई पार्ट भी आपका नो होगा। यस सिर्फ आपका ए वाला है और डी वाला है, ठीक है जी, जो एस एच एम मोशन जिनमें मौजूद होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर एक क्लॉक बना हुआ है और क्लॉक के नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक मतलब पैराग्राफ की शक्ल में, मैंने उस पैराग्राफ से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, वो मैं आपको लिखवाता हूँ और फिर आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के उसमें से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हु एंड व्हेन इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक। लेकिन जी इसके शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? हु, बुक अगर आप पास नहीं रखेंगे फिर आपको इतनी बेहतर समझ नहीं आएगी। ये बुक का पेज नंबर 6 है, ठीक है, उस पे हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ बुक पर ही क्वेश्चन लिखे आप। हु एंड व्हेन, हु एंड व्हेन invented the pendulum, invented the pendulum clock। ये है जी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन और इसका आंसर मैं वहीं से आपको निशान लगवा देता हूं कि इसका आंसर है जी क्रिश्चियन हाइजेंस। क्रिश्चियन हाइजेंस इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन 1656। यहां तक आप निशान लगाएंगे। ये जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर यहां तक होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्ड हाइजेंस। वो भी इसी पैराग्राफ में, हु इंस्पायर्ड हाइजेंस। किसने इंस्पायर किया, मतलब किससे मुतासिर हुआ हाइजेंस सादा लफ्जों में? तो इसका आंसर है ही वाज इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ गैलीलियो। यहां तक इसका आंसर होगा, वो गैलीलियो के वर्क से इंस्पायर होकर उसने ये सारा काम किया था, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में बना रहा हूं, इसी पैराग्राफ से। हु डिस्कवर्ड द पेंडुलम ऑफ सेम लेंथ। हु discovered the pendulum, who discovered the pendulum of same length। जी इसका आंसर भी इसी पैराग्राफ में मौजूद है, जहां लिखा है हु हैड। हु को काट के उसकी जगह लिख लें
Galileo. Galileo had discovered that all pendulums of the same length took the same amount of time to complete one full swing. यहां तक इसका आंसर आएगा भाई, गैलीलियो ने डिस्कवर किया था सेम लेंथ के पेंडुलम्स को। ठीक हो गया। अभी बात यहां खत्म नहीं हो जाती, एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ में, वो भी आपको लिखवाता हूं। हु डेवलप्ड हु डेवलप्ड द फर्स्ट क्लॉक, हु डेवलप्ड द फर्स्ट क्लॉक। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं भाई, ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की शक्ल में पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको देखेंगे नहीं, स्टडी नहीं करेंगे, मतलब जस्ट वो ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन समझकर साइड पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, छोड़ देते हैं, तो बेटा फिर आप जो है वो पेपर में फंसने वाले हैं। याद रखिएगा, खासकर फिजिक्स के पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ब्लॉक्स क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंस बाकी जो केमिस्ट्री बायो है उनसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखती है। यकीनन डाले जाते हैं, बाज दफा फर्स्ट टाइम में, बाज दफा सेकंड टाइम में ज्यादा डाल देते हैं, तो इसलिए आपको रेडी रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या था, हु डेवलप द फर्स्ट क्लॉक, तो सिंपल आपने इसका आंसर देना है हाइजेंस डेवलप द फर्स्ट क्लॉक दैट कुड एक्यूरेटली मेजर टाइम। ये भी यहां मौजूद है, सिर्फ आपने निशान लगा लेना यहां से, हाइजेंस डेवलप द फर्स्ट क्लॉक दैट कुड एक्यूरेटली मेजर टाइम। ये था बेटा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेज नंबर 6 पर जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी उसमें से मैंने आपके लिए बनाए हैं। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 8 पर। अब हम पेज नंबर 8 पर हैं, उसमें देखें हमारे पास क्या है। अपनी बुक सामने रखें, साथ साथ मेरे चलें, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। देखें जी, यहां पर है एक इंफॉर्मेशन दी गई है थोड़ी सी, उसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा यहां से वो आप बनाएंगे, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्वेश्चन आपने खुद लिख लेना है, आंसर इसका जो है वो ऑलरेडी यहां मौजूद है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ओसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन भी आप ये याद रखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रो का और एक मैग्नेटिक का। तो दो तरह की वेव्स पैदा होती हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। इसी वजह से वो जो दोनों तरह की वेव्स होती हैं वो जब ओसिलेट करती हैं तो उनकी जो ओसिलेशन की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ये आपने याद रखना। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए एक नीचे क्विक क्विज है इसी पेज पर, पेज नंबर 8 पर ये क्विक क्विज है। क्विक क्विज यानी आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसका मैं आंसर बोर्ड पर लिखूंगा। क्वेश्चन है, डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम। बताना है कि क्या जो मैकेनिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स क्या वो वैक्यूम में से गुजर सकती हैं। डेट इज एम्प्टी स्पेस। और वैक्यूम क्या होता है आपको पता है, वैक्यूम एक एम्प्टी स्पेस होती है। अब जहां तक मैकेनिकल वेव्स की हम बात करें तो मैकेनिकल वेव्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। तो जब वैक्यूम है जिसमें वैक्यूम में हवा तक नहीं है, मतलब खाली है, वो बिल्कुल खाली है, एयर उसमें से रिमूव कर देंगे तो तब वो वैक्यूम कहलाता है। ठीक है, तो जब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो आप खुद समझदार हैं, तो क्या उसमें से मैकेनिकल वेव जो हैं मूव कर सकती हैं, गुजर सकती हैं? नो। तो आंसर लिखेंगे नो। मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं, क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है नो। थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा लिख देते हैं साथ, नो मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट पास। ये क्वेश्चन में से ही आंसर बन जाता है सारा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम। अच्छा जी,
रीजन क्या होती है इसकी? बिकॉज जो मैंने आपको बता दी वो रीजन भी साथ दे दें। बिकॉज मैकेनिकल वेव्स, because mechanical waves always require क्या रिक्वायर होता है उन्हें? सम मीडियम। अगर मीडियम नहीं होगा तो वो मूव नहीं कर सकती। तो यही रीजन आपने देनी है, मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, फॉर देयर प्रोपिगेशन। समझ आ गई बात? ये क्विक क्विज था पेज नंबर 8 पर। उसके बाद फॉर योर इंफॉर्मेशन ये पेज नंबर 9 पर है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 9 पर हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उनके लिए क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन आप बनाएंगे यहां पर कंपेयर, शॉर्ट क्वेश्चन है कंपेयर द लॉन्गिट्यूडनल, कंपेयर द longitudinal and transfer waves and transverse waves in solids। ये बेटा आपका क्वेश्चन बनेगा। आपने कंपेयर करना है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स के साथ। सॉलिड्स में से जब वो गुजरती हैं तो आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी, वो मैंने क्वेश्चन बना दिया है। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर, कंपेयर कर रहे हैं ना हम, तो कंपेयर करने का मतलब यह है कि दोनों में क्या फर्क है, गुजर दोनों सॉलिड में से रही। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर थ्रू सॉलिड्स देन थ्रू गैसेस और लिक्विड्स। एक तो सिंपल बात हम कर देते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो सॉलिड्स में से ज्यादा तेजी से गुजर सकती हैं बनिस्बत गैसेस और लिक्विड्स के। तो ट्रांसवर्स वेव मूव थ्रू सॉलिड्स एट अ स्पीड ऑफ लेस देन, कितनी लेस देन? एक तो लेस देन होगी ट्रांसवर्स वेव की, ठीक है, और कितनी लेस देन? हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड होगी उसमें गुजरने की, उसकी निस्बत जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो उसके हाफ, हाफ से भी कह लें कि कम, ठीक है जी, लेस देन हाफ। तो इट इज बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स exerted during this up and down motion and of particles of the medium is less than the restoring force exerted by a back and forth motion of particles of the medium इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ आई? रीजन भी दे दी उन्होंने कि क्या रीजन है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जब हमने बात की थी तो उसमें हमने स्प्रिंग की जो एग्जांपल दी थी, उसमें जो हम मूवमेंट दे रहे थे वो किस तरह दे रहे थे? हम मूवमेंट इस तरह दे रहे थे, ठीक है जी, उसको पुश एंड पुल, यानी ये मूवमेंट हम दे रहे थे। ये किसमें है? लॉन्गिट्यूडनल। इसी तरह से फिर स्प्रिंग की एग्जांपल देख लें तो इसमें जो हम लोग मूवमेंट दे रहे हैं ट्रांसवर्स वेव्स में वो अप एंड डाउन है। जो अप एंड डाउन जो मूवमेंट है उसमें और जो आपकी पुश एंड पुल है, इनमें जो बेसिक फर्क ये होता है कि यहां पर जो फोर्स रिस्टोर होती है जब आप पुश एंड पुल कर रहे हैं स्प्रिंग को, उस वक्त फोर्स ज्यादा आप लगा रहे हैं, ठीक है जी, यानी आपकी रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ज्यादा होती है। इस मूवमेंट में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम होती है। यही वजह है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसकी हमने जो बात की कि वो जो ज्यादा फास्टर मूव करती हैं, ठीक है जी, ये इसकी मेन रीजन है सॉलिड में से ट्रांसवर्स वेव की निस्बत। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पेज नंबर है 11। पेज नंबर 11 पे हम आ जाते हैं, उस पे भी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। हम उस इंफॉर्मेशन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई frequency and low frequency generating? what is the what is the difference, what is the difference between high frequency, high frequency and low frequency generating, and low frequency generating?
हमने फर्क बताना है कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी जब जनरेट करते हैं, उनको पैदा करते हैं, जनरेट होती हैं, तो उनमें क्या फर्क होता है। तो भाई ये यहाँ पर दिया गया है कि जनरेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर्स मोर एनर्जी। जाहिर है हाई फ्रीक्वेंसी आपने प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा, ठीक है जी, पर सेकंड देन टू जनरेट अ लो फ्रीक्वेंसी वेव। लो फ्रीक्वेंसी में एनर्जी कम चाहिए और हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा। तो दस अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव कैरीज मोर एनर्जी, ठीक हो गया, कैरीज मोर एनर्जी देन अ लो फ्रीक्वेंसी वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। यानी आपको समझ आ जानी चाहिए क्या डिफरेंस हुआ कि आपकी जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए और लो फ्रीक्वेंसी को कम एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होंगी वो भी एनर्जी कैरियर है, लो भी है, लेकिन हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा एनर्जी को कैरी करेंगी बनिस्बत किसके, आपकी लो फ्रीक्वेंसी के, वो कम एनर्जी को कैरी करेगी, ठीक है। इसके बाद नीचे फिर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उसका भी मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्मिक वेव्स। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बीच बीच में इसमें आपको बताता रहता हूँ। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ब्लॉक्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है, बोर्ड में आ चुका हुआ है, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्मिक, व्हाट डू यू नो अबाउट सिस्मिक वेव्स। जी, इसका आंसर आपकी बुक पर मौजूद है, सिर्फ हमने क्वेश्चन बनाना था। पेज नंबर 11 पर इंफॉर्मेशन में है कि अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस वेव्स। जब अर्थक्वेक किसको कहते हैं, जलजले को कहते हैं भाई। जब जलजला आता है तो उसमें वेव प्रोड्यूस होती हैं थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक हो गया, इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। यानी जो अर्थक्वेक जब आता है, जलजला आता है, तो आप जो जो वाइब्रेशंस फील करते हैं उस वक्त वो सिस्मिक वेव्स होती हैं, उनकी वजह से उसकी फॉर्म में होता है। बाय स्टडिंग सच वेव द जियोफिजिक्स लर्न अबाउट द internal surface of the earth and information about the occurrence of future earth activity। एक तो मैंने बताया कि सिस्मिक वेव्स आपने देखनी कि जब अर्थक्वेक आता है तो उस वक्त ये प्रोड्यूस होती है। दूसरा इसका फायदा ये है कि हमारे जो जियो फिजिक्स हैं इसकी मदद से अर्थ की जो इंटरनल उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि मजीद इन फ्यूचर में आगे कोई एक्टिविटी अगर होने वाली है उसमें, तो वो भी उन्हें समझ आ जाती है, फ्यूचर के बारे में भी पता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा सिस्मिक वेव्स के मतलब, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो पेज नंबर 13 पर आए, वहां पर एक क्विक क्विज है। तो क्विक क्विज का मैं आंसर लिखूंगा, क्वेश्चन मैं आपको साथ पहले शेयर करता हूँ। क्वेश्चन क्या है तो बताता हूँ, ये है जी पेज नंबर 13 पर एक क्विक क्विज। क्विक क्विज क्वेश्चन पूछा गया जी कि व्हाट डू द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन ऑफ रिपल टैंक रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट करती हैं। जो हमने रिपल टैंक पे देखा था कि ब्राइट और डार्क जो हैं, जो मैंने आपको बनाकर बताई थी, समझाया था पीछे टॉपिक में इस तरह से कि भाई कुछ ब्राइट थे कुछ डार्क थे, ठीक है जी। सपोज ये देखें, ये बीच बीच में देखें, ये चलें लगा लें कि ये डार्क हैं, तो बीच में कुछ आपको ब्राइट नजर आ रहे हैं, फ्रिंजेस वगैरह। ये जो वेव थी, वेव फ्रंट की बात हम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो भाई द डार्क जो है और जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, डार्क जो हैं वो आपके करते हैं ट्रफ को, और जो ब्राइट हैं वो किसको करती हैं, क्रस्ट को। तो यहीं से आप इसका आंसर जो है वो खुद लिख सकते हैं। व्हाट डू जहां लिखा हुआ है उसके आगे से आप खुद आंसर बना सकते हैं। द डार्क, यहां से इसका आंसर मैं दे रहा हूं कि आंसर इसका क्या होगा, द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस on the screen of ripple tank, on the screen of ripple tank, ripple tank represents किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ट्रफ्स
ट्रफ्स एंड क्रस। आगे मैंने वर्ड यूज किया है रिस्पेक्टिवली का, इसका मतलब आप समझ जाएंगे आसानी से। रिस्पेक्टिवली होता है बिलतरतीब। देखिए मैंने पहले डार्क की बात कर रहे हैं तो डार्क के लिए ट्रफ्स, ब्राइट के लिए क्रस्ट, इसलिए वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज किया है कि डार्क के लिए जो डार्क पहले डार्क है तो उसके लिए ट्रफ्स वर्ड यूज करेंगे, रिप्रेजेंट करता है उसको, और ब्राइट फ्रिंजेस किसको करती हैं रिप्रेजेंट, क्रस्ट को। ये था हमारा भाई पेज नंबर 13 पर एक शॉर्ट क्वेश्चन था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक लास्ट एक्टिविटी है वो आपकी पेज नंबर 14 पर है, हम उसकी तरफ जाते हैं। ये लास्ट एक एक्टिविटी है जी। पेज नंबर 14 पर एक्टिविटी दी गई है कि भाई इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं लिख देता हूँ, एक एक्टिविटी है, हमने क्वेश्चन वहां दिए हुए हैं, हमने उनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, जरा फॉलो कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं स्टडी, मतलब फिर ऊपर कोई 1 पॉइंट हमारे पास दी गई है 10.18, ठीक है, उसके मुताबिक हमने स्टडी करना है। इस तरह से हमारे पास, चले मैं बना भी देता हूँ कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये सारी वेव्स इस तरह से बनाई हुई हैं उन्होंने, ठीक है जी। तो इसमें से एक ये जो है मतलब वेव जो है, और इसको शो किया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बेहतर बना दूँ, ये है तो ये बनी हुई है, और इनके दरमियान में जो है वो नॉर्मल है, एक सीधी लाइन जो है वो नॉर्मल ड्रॉ की गई है, एक यहाँ पर एंगल बनेगा और एक यहाँ पर। ये जो एंगल है इसको एंगल आर बोलते हैं, इसको एंगल आई बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे जो है जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और उसके बाद यहां से एक और चीज भी है कि डीप, ये भी लिख लें, या ऊपर जो वाटर है, ये वाटर है जी, वाटर के अंदर सारा प्रोडक्ट डीप है, और नीचे जिसमें वो जा रही है वो किस में जा रही है, शैलो में। यानी डीप वाटर से शैलो वाटर में जो है वेव जा रही है, तो उस शक्ल में क्या होगा, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है वेव, तो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और जो नीचे नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है रिफ्रैक्शन के बाद, ये जो आर मैंने लिखा है, ये एंगल ऑफ आर क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब जरा आ जाएं कि देखते हैं क्वेश्चन इनके बारे में क्या पूछे हैं। कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शन ऑफ वेव व्हेन वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप टू शैलो पार्ट ऑफ द वाटर। क्या हो रहा है भाई, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज, मतलब आप देख रहे हैं पहले का आंसर मैं यहां लिख रहा हूं कि इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज। देखिए डायरेक्शन तो ये थी, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस डायरेक्शन से वो डायरेक्शन चेंज होकर बजाय वो सीधी जाने की उसकी डायरेक्शन देखिए टुवर्ड्स किसकी तरफ हो गई है, नॉर्मल की तरफ, डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल। तो भाई आप खुद देख सकते हैं कि ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला जो नॉर्मल के साथ बन रहा है ये एंगल, क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं? नो, दोनों एंगल इक्वल नहीं है भाई, नो लिखिए, सिंपल इसका। तीसरी बात उन्होंने पूछी है, फिर तीसरा क्वेश्चन है विच विल बी ग्रेटर। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा एंगल ग्रेटर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात की समझ आ गई। तो भाई ये थोड़ा सा मैं और भी इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी मैं आपको और भी जानकारी दे देता हूँ कि ये डीप से याद रखिएगा कि जब आपकी वेव जो है रिफ्रैक्शन प्रोसेस में अगर डीप टू शैलो जाएगी, तो उस वक्त जो इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमेशा डीप से शैलो की बात कर रहा हूँ, गहरा पानी है एक जगह और दूसरी जगह पर शैलो है, ठीक है। तो उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है एंगल ऑफ आर से, ठीक है, डीप टू शैलो। अगर इससे अपोजिट काम होता, शैलो टू डीप होती, शैलो टू डीप होती, तो उस वक्त आपका जो एंगल आई था उसने लेस देन होना था एंगल आर के। ये याद रखिएगा दोनों चीजें, दोनों बातें। यहां पर हमारे पास है डीप टू शैलो, तो डीप टू शैलो मैंने बताया कि इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आर यानी रिफ्लेक्शन के एंगल से बड़ा होता है। अगर शैलो से जाएंगे डीप में तो इसके बिल्कुल वो वाइस वर्सा हो जाएगा। ये था बेटा आज के लिए, यही
हमारा था टोटल सारा इस चैप्टर की। सिर्फ हमारे यही क्वेश्चंस जो ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन थे, ये क्विक क्विज थे, टिडबिट्स थे, ये आपके रहते थे। तो मैं नहीं चाहता था कि आपकी बुक में से कोई भी चीज जो है आपके लिए मिसिंग हो। आपको सारे कंसेप्ट देना जो है वो जरूरी है। बाकी मेहनत आपने खुद करनी है, तैयारी आपने खुद करनी होती है, लर्न करना होता है। वो आप उसमें से कितने अच्छे से करते हैं, कितने अच्छे मार्क्स लेते हैं, डिपेंड ऑन यू पीपल। हमारा काम है आपको एक्सप्लेन करना, बताना, समझाना, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 10th का है उसमें कोशिश की थी कि आपको मैक्सिमम 100% तो कोई बंदा नहीं होता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको क्लोज टू 100% ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर कर दी जाए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।